हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में घटना चक्र के करंट अफेयर्स के करंट क्विज की, जो कि ये होगा वॉल्यूम 2। ठीक है, अंक 2, यानी कि इसका वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो हो चुका है, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है और उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वॉल्यूम फर्स्ट का, तो उसको भी देखिएगा। इसके बाद ये देखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, करंट क्यूज है, इसमें लगभग 3 महीने का जो है करंट जितना भी बना हुआ है टू द पॉइंट, उसको जो है इसमें कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले अनुक्रमण का देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें समाहित की गई हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया गया है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो 2022 में संपन्न हुए, उनके बारे में है। इसके बाद इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, फिर आर्थिक परिदृश्य, इसके बाद विज्ञान एवं पर्यावरण एवं रक्षा से संबंधित चीज़ें, फिर संक्षिप्तियाँ हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में खेल से संबंधित चीज़ें करंट अफेयर की हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और जिसके बारे में हम लोग संपूर्ण एक ही वीडियो में इस पूरी बुक को जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इधर जो पेपर होने वाले हैं, एग्ज़ाम्स लगे हुए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसके बाद उससे संबंधित डिटेल में उससे चीज़ें नीचे दी गई हैं, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त कर बहुमत हासिल किया है, यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस बार जो 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा में चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ने टोटल 92 सीटें प्राप्त की हैं और इसको प्राप्त करके जो है बहुमत हासिल किया। अब पंजाब विधानसभा चुनाव से संबंधित जो भी पॉइंट हो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चुनाव संपन्न हुआ 20 फरवरी 2022 को पहले चरण में। पंजाब विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति हुई 23 मार्च 2022 को और ये वर्तमान विधानसभा जो है ये 15वीं विधानसभा है। ठीक है, चुनाव परिणाम घोषित हुआ 10 मार्च 2022 को। अब इसकी विभिन्न दलों की स्थिति देख लेते हैं पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी टोटल 92 सीटें जीती और इसको जो है 42.01% मत प्राप्त हुए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 18 सीटें ये जीती और इसे जो है 22.98% जो है वोट प्राप्त हुए। शिरोमणि अकाली दल जो है 3 सीटें जीती, 18.38% मत इसको प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी जो है टोटल 2 सीटें जीती पंजाब में और इसको जो है 6.6% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट निकली और निर्दलीय 1 सीट निकला। ठीक है, तो इस तरीके से विभिन्न दलों की स्थिति रही। अब राज्य में विधानसभा चुनाव के क्षेत्रों की कुल संख्या टोटल 117 है। ठीक है, उसमें 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं किया गया। तो 117 में से टोटल 92 सीटें आम आदमी ने जीता है। और विशेष तथ्यों को देखें तो 16 मार्च 2022 को भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने जो है पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया। यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भगवंत मान है। ठीक है, भगवंत मान ने धुरी सीट से 58,206 मतों से के अंतर से जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी जो है देश की एकमात्र ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो 2 राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों यानी कि दिल्ली एवं पंजाब में सत्तारूढ़ है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में भी है और पंजाब में भी। ये एक ऐसी पहली पार्टी बनी है, क्षेत्रीय पार्टी। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा हेतु जो है चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, ये क्वेश्चन है। तो जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है इसमें जो है टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब यूपी से चुनाव से संबंधित चीज़ें एक एक करके जान लेते हैं सभी चीज़ें। तो जो 7 चरणों में चुनाव हुआ है वो हुआ 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 23 मार्च, 7 मार्च। ठीक है, इतने सारे 7 चरणों में टोटल चुनाव समाप्ति की हुई है। और 17वीं विधानसभा के कार्यकाल की जो समाप्ति थी वो थी 14 मई 2022। ठीक है, वर्तमान विधानसभा जो है वो 18वीं होगी। इसके बाद राज्य में विधानसभा निर्वाचनों के क्षेत्रों की कुल संख्या टोटल 403 है और इसमें से 84 क्षेत्र जो है यानी कि सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।
राज्य के निर्वाचकों में कुल संख्या की बात करें तो 15,05,82,750 है। चुनाव परिणाम घोषित हुआ 10 मार्च 2022 को। अब घोषित चुनाव परिणामों में विभिन्न दलों की स्थिति जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल 256 सीटें मिली और ये जो है 41.3% मत प्राप्त किए। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें प्राप्त हुई और ये जो है 32.1% मत प्राप्त किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 2 सीटें प्राप्त हुई, इन्होंने जो है 2.33% मत प्राप्त किया। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई और इन्हें जो है 12.88% मत प्राप्त हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें प्राप्त हुआ और ये जो है 2.85 मत प्राप्त किया। अपना दल यानी कि सोनेलाल वाला 12 सीटें प्राप्त हुई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6 सीटें जीती और अन्य में टोटल 8 सीटें जीती। तो इस तरीके से ये था ब्यौरा। अब विशेष में देखें तो 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ वो लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद यानी कि वर्ष 1985 के बाद दोबारा किसी सरकार ने सत्ता हासिल की, यानी कि लगातार 2 बार की बात करें तो एक 1985 में लगातार 2 बार सरकार बनी थी और या तो फिर इस बार बनी है यानी कि 37 वर्षों के बाद। साहिबाबाद निर्वाचन क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 मतों के अंतर से सीट जीता, जो देश में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े अंतर के जीत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। सबसे कम अंतर से जीत धामपुर में दर्ज की गई कि जहां अशोक कुमार राणा भाजपा से है, इन्होंने नईम उल हसन को 203 मतों से हराया। इसके बाद आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुआ और 10 मार्च 2022 को घोषित चुनाव परिणामों के संबंध में विभिन्न दलों की स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प या कौन सा तथ्य सही नहीं है, यह बताना है। तो ऑप्शन यह है, भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव में 20 सीटें जीती। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 सीटें जीती। तीसरा है आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें और चौथा है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3 सीटें जीती। तो इसमें अगर हम गलत की बात करेंगे तो डी पार्टी इसका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अब इससे संबंधित डिटेल में देख लेते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव संपन्न हुआ 14 फरवरी 2022 को एक चरण में। गोवा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति थी 15 मार्च 2022 को। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 40 है। अनुसूचित जाति हेतु जो है 1 सीट आरक्षित है, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु कोई सीट आरक्षित नहीं है। राज्य में निर्वाचकों की कुल संख्या जो है 11,56,762 है। चुनाव परिणाम घोषित हुआ 10 मार्च 2022 को। अब चुनाव परिणाम में दलों की स्थिति देख लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिली, 33.3 मत प्राप्त किए, परसेंटेज मत प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 11 सीटें, 23.46 परसेंटेज मत प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 6.8 मत प्राप्त हुआ। महाराष्ट्रवादी गोमांतक को 2 सीटें मिली, 7.6% मत प्राप्त हुआ। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 1 सीट और अन्य जो है टोटल 4 सीटें रहीं। ठीक है, 28 मार्च 2022 को जो है प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी के गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 मार्च 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीतकर सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत हासिल किया, यह बताना है। उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में टोटल 47 सीटें जो है जीती हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो चुनाव संपन्न हुआ उत्तराखंड का 14 फरवरी 2022 को एक चरण में ही। विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति थी उत्तराखंड की 23 मार्च 2022 को। निर्वाचकों की कुल संख्या है 82,38,187। राष्ट्र में विधानसभा निर्वाचनों की कुल संख्या है टोटल 70। 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम घोषित हुआ 10 मार्च 2022 को। विभिन्न दलों की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है 47 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें और निर्दलीय जो है 2 सीटें प्राप्त की। 23 मार्च 2022 को जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है उत्तराखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और वह राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। फरवरी मार्च में मणिपुर में विधानसभा के गठन से चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुए। घोषित चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटें जीती हैं?
तो मणिपुर में जो है टोटल 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मणिपुर चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ 28 फरवरी और 5 मार्च को। पिछली विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 19 मार्च को थी। राज्य में विधानसभा निर्वाचकों की कुल संख्या टोटल 60 है। उसमें से 1 सीट जो है अनुसूचित जाति हेतु और 19 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। निर्वाचकों की कुल संख्या इसमें 20,56,901 है। चुनाव परिणाम घोषित हुआ 10 मार्च 2022 को। दलों की स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती, नेशनल पीपल्स पार्टी 7 सीटें जीती, जनता दल यूनाइटेड 6 सीटें जीती, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीटें जीती, नागा पीपल्स फ्रंट 5 सीटें और अन्य 5 सीटें जीती। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो 21 मार्च 2022 को एन बीरेन्द्र सिंह भाजपा के हैं मणिपुर के राज्य मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है, दिसंबर 2021 में सख्त आपराधिक कानून किस राज्य द्वारा पारित किया गया है ये बताना है। तो अगर हम इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा जो है ये सख्त आपराधिक कानून जो है पारित किया गया है दिसंबर 2021 में। ठीक है, इससे संबंधित देख लेते हैं क्या पॉइंट बनता है। तो महाराष्ट्र सख्त आपराधिक कानून जो है महाराष्ट्र संशोधन विधेयक 2020 के नाम से पारित हुआ दिसंबर 2021 में। चर्चा में क्यों रहा? तो महिलाओं के खिलाफ अपराध और मौत की सज़ा सहित कड़े कानून के प्रावधान है और ये महाराष्ट्र से संबंधित राज्य से उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकना। और इस अधिनियम यानी कि शक्ति अधिनियम में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा को शामिल करने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून में संशोधन किया गया है। प्रमुख प्रावधान में अगर हम देखें तो महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में जो है जुर्माना और सज़ा बढ़ा दी गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत जघन्य मामलों में यौन उत्पीड़न की सज़ा को बढ़ाकर मौत की सज़ा कर दिया गया है। इन मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन चार्जशीट और दाखिल होने की स्थिति से 30 दिनों के भीतर जो है पूरा किया जाना है। धारा 326(a) के तहत तेजाब से हमलों के मामले में कम से कम 15 वर्ष की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। झूठा मामला दर्ज करने या किसी व्यक्ति को झूठी सूचना देने के मामले में कम से कम 3 वर्ष का सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम दिशा अधिनियम की तर्ज पर जो है तैयार किया गया है। इसमें 15 दिनों के भीतर जो है किसी मामले में पूरा जांच करने का प्रावधान है। तो ये चीज़ें हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में अटल इनोवेशन रैंकिंग में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है IIT मद्रास। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट IIT मद्रास। इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। अटल नवाचार उपलब्ध रैंकिंग 2021 दिसंबर 2021 में जारी किया गया। IIT मद्रास लगातार तीसरी बार शीर्ष रैंकिंग प्राप्त किया। जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। ठीक है, केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी तकनीकी की श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त करता 10 संस्थान के नाम हैं। पहला IIT मद्रास लगातार तीसरी बार ये बना है। दूसरा IIT बॉम्बे है। तीसरा IIT दिल्ली है। चौथा है IIT कानपुर। इसके बाद 5वां है IIT रुड़की। छठा है IISc बेंगलुरु। 7वां है IIT हैदराबाद। 8वां है IIT खड़गपुर। 9वां है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIT कालीकट। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज का 10वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक संयुक्त पहल है जो छात्रों और संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के विकास से संबंधित संकेतों पर जो है भारत के प्रमुख सभी उच्च शिक्षण संस्थानों की व्यवस्थित रूप से रैंकिंग जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव खदानों से कोयले की जो है कितने % बिक्री के लिए नियम अधिसूचित किया है? तो वह है 50%। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 50%। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो कैप्टिव खानों से कोयले की 50% बिक्री के लिए नियम अधिसूचित किया गया है अक्टूबर 2021 में और यह जो है कोयला मंत्रालय के तहत किया गया है। संशोधित अधिनियम जो है खनिज इस्पात अधिनियम 1960 को संशोधित किया गया है। संशोधित प्रावधान है पहला है, इसके तहत जो है एक वित्तीय वर्ष में कैप्टिव खदानों द्वारा 50% तक कोयला और लिग्नाइट की बिक्री अतिरिक्त भुगतान पर किया जा सकेगा। दूसरा है, हालांकि यह बिक्री तभी संभव है जब उस खादान से जुड़े संयंत्र के कोयले और लिग्नाइट की मांग पूरी हो जाएगी। तीसरा है, यह नियम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कैप्टिव खानों दोनों पर लागू होंगे। इसके तहत जो है बेचे गए कोयले लिग्नाइट से अतिरिक्त प्रीमियम राशि, रॉयल्टी
और अन्य वैधानिक भुगतानों का भुगतान राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ावा देगा। इस कदम से 500 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक पीक रेटेड क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के साथ साथ सभी कोयला और लिग्नाइट उत्पादन करने वाले राज्यों को भी लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा सरकार ने किसी सरकारी कंपनी या नियम को कोयला या लिग्नाइट के लिए 50 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पट्टे के 50 वर्ष की अवधि को 20 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 8,300 स्टोर खोलने का लक्ष्य कब तक पूरा किया, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6 महीना। इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना प्रारंभ हुआ 2008 में और उद्देश्य था सस्ती दर पर दवा का वितरण करना। वित्त वर्ष 2021-22 का लक्ष्य है 8,300 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना। ठीक है, लक्ष्य पूरा हुआ 6 महीने में। सितंबर 2021 के अंत से पहले 8,308 स्टोर खुल चुके। 5 अक्टूबर 2021 तक स्टोरों की संख्या 8,355 होगी। मार्च 2024 तक लक्ष्य 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना। अन्य तथ्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना उत्पाद समूह की वर्तमान में 1451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हैं। जैविक दवाओं एवं दुकानों की तलाश के लिए 27 अगस्त 2019 को एप्लीकेशन जन औषधि सुगम जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा हैदराबाद। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। तो ये तिथि थी सितंबर 2021। स्थान है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि भेल अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद। सहायक इसमें नीति आयोग रहा है। वित्त पोषक की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 10 करोड़ रुपए का अनुदान किया है। उत्पादन की बात करें तो प्रतिदिन 0.25 मीट्रिक टन मेथनॉल उत्पादित होता है। मेथनॉल की शुद्धता जो है 98 से 99.5% है। उपयोग की बात करें तो मोटर ईंधन में, जहाज के इंजन को विद्युत आपूर्ति में, स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने में ये इसका उपयोग किया जा रहा है। अन्य तथ्यों में जो है 2016 में BHEL ने नीति आयोग की सहायता से भारतीय उच्च राख कोयला गैसीकरण पर कार्य प्रारंभ किया और मेथेनॉल डीजल सदस्य एक तरल ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है लेह लद्दाख में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट जान लेते हैं। ध्वज का अनावरण जब हुआ तो 2 अक्टूबर 2021 को, उस समय गांधी की जयंती होती है इस दिन। ठीक है, और उन्हीं के अवसर पर हुआ है। अनावरण स्थल है लद्दाख के लेह में। ध्वज की बात करें तो 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और वजन उसका लगभग 1,400 किलोग्राम है। बनाने का श्रेय जाता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। मुख्य तथ्यों में जो है ये ध्वज जो है मुंबई स्थित खादी डायर और प्रिंटर द्वारा जो है बनाया गया है। इस ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। इस ध्वज को तैयार करने में 70 कारीगर को पूरे 49 दिन लगे थे। ध्वज बनाने में हाथ से काते एवं हाथ से बुने हुए खादी कॉटन का प्रयोग किया गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज को जो है पहाड़ों की ऊंची चोटी पर लगाने की जिम्मेदारी सोई इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में जो है 8 लोगों की जान चली गई, तो वो है लखीमपुर खीरी। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 2021 में। घटना स्थल लखीमपुर खीरी जो है तिकोनिया क्षेत्र था। संबद्ध राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश। हिंसा का कारण है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान किसान विरोध प्रदर्शन में भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इसके बाद सितंबर 2021 में किस आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में जो है कदम उठाए गए हैं, तो वो है वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग जो है ये माह सितंबर 2021 में कार्य किया गया। इनके तहत संबद्ध क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी व आसपास के क्षेत्र। संबद्ध आयोग है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। संबद्ध मंत्रालय है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आयोग ने पंजाब NCR राज्यों में पराली जलाने की रोकथाम के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।
खेतों में फसल अवशेष का प्रबंधन, जो कि यह कृषि मंत्रालय के CRM योजना द्वारा समर्थित है। खेतों के बाहर फसल अवशेष प्रबंधन, पराली अथवा फसल जलाने पर प्रतिबंध और प्रभावी निगरानी अथवा प्रवर्तन। इसके बाद धान की पराली के उत्पादन को कम करने के लिए योजनाएं, कार्य योजना के लिए IEC गतिविधियां, IARI द्वारा विकसित बायो डीकम्पोजर तकनीक को बढ़ावा और तथा पूसा बायो डीकम्पोजर का उपयोग उत्तर प्रदेश में 6 लाख एकड़, हरियाणा में 1 लाख एकड़ और पंजाब में 7,413 एकड़ और दिल्ली में 4,000 एकड़ क्षेत्र करने में योजना की गई है। उद्योग में कोयले का उपयोग कम करने के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को सलाह दी गई। शून्य उत्सर्जन वाहनों अथवा यातायात को अनिवार्य करने संबंधी परामर्श दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल की GI टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप किस देश को निर्यात किया गया है? तो यह निर्यात किया गया बहरीन को। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा बहरीन। ठीक है, पश्चिम बंगाल की GI टैग मिहिदाना जो मिठाई है, ये अक्टूबर 2021 में इसको निर्यात किया गया। मिहिदाना मिठाई की पहली खेप कहाँ गया? बहरीन देश में गया। ठीक है, और ये संबद्ध राज्य से पश्चिम बंगाल है। संबद्ध मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मिठाई निर्यात करता है एपीडा पंजीकृत मेसर्स DM एंटरप्राइजेज कोलकाता। आयात करता है अल जजीरा ग्रुप बहरीन। उद्देश्य क्या है? स्वदेशी और भौगोलिक पहचान टैग उत्पादों को बढ़ावा देना। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो GI टैग वाली मिहिदाना मिठाई को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से प्राप्त किया गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान को वर्ष 2017 में मिहिदाना मिठाई के लिए GI टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ष 2021 में कामधेनु दीपावली अभियान का शुभारंभ किस माह में किया गया था? तो ये किया गया अक्टूबर माह में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कामधेनु दीपावली अभियान का शुभारंभ अक्टूबर माह 2021 में हुआ। उद्देश्य इसका है पर्यावरण के अनुकूल निर्मित वस्तुओं को उत्पादित करना, वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। चर्चा का कारण है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने वर्ष 2021 में दीपावली के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान जो है मनाने के फैसला किया था। संबद्ध मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। मार्गदर्शन करता है डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया। विशेष की बात करते हैं तो अभियान के तहत जो है गोमय दिए और लक्ष्मी गणेश की गोमय मूर्ति से घर घर में पूजन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाय के पंचगव्य से जो है लगभग 300 वस्तुएं बन रही हैं, जिनमें दीपक, मोमबत्ती, दिया, हवन सामग्री, हार्डबोर्ड, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि शामिल है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत काम करने वाली एक एजेंसी है, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 2019 में गायों की रक्षा के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ICMR के ड्रोन आधारित किस वैक्सीन डिलीवरी की मॉडल का जो है शुभारंभ किया गया? तो वो है आई ड्रोन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट आई ड्रोन। ठीक है, ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी अक्टूबर 2021 में ICMR के ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करता थे मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। लॉन्च करता है ICMR के ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच को जो है जाता है, और इसके बाद संबद्ध मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पहली बार दक्षिण एशिया में 15 किलोमीटर की हवाई दूरी पर कोविड टीके के परिवहन के लिए मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया। ड्रोन के माध्यम से टीके को मणिपुर के बिष्णुपुर जिला अस्पताल से लोकटक झील करंग द्वीप तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 12 से 15 मिनट में पहुंचाया गया, जिसकी वास्तविक सड़क दूरी 26 किलोमीटर है। इस ड्रोन का प्रारंभिक अध्ययन परीक्षण भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के सहयोग से मणिपुर, नागालैंड और अंडमान निकोबार में जो है किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय द्वारा जारी एजेंडा दस्तावेज 2021-22 के अनुसार किस वर्ष तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा वर्ष 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, और ये अक्टूबर 2021 में हुआ है। चर्चा का कारण क्या है? कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए एजेंडा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया। संबद्ध मंत्रालय की बात करें तो कोयला मंत्रालय है। वर्ष 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला का उत्पादन। विशेष बिंदुओं की बात करें तो 4 पहलुओं पर केंद्रित किया गया है दस्तावेज में। कोयला क्षेत्र में सुधार, कोयला क्षेत्र में परिवर्तन की निरंतरता, संस्थानों का निर्माण, भविष्य का एजेंडा है। 4 क्षेत्र इसमें रखे गए हैं। कोयला क्षेत्र में सुधार वित्तीय और 2021-22 के लिए परियोजनाएं क्या क्या है? तो झरिया मास्टर प्लान, नियामक सुधार या अन्वेषण, कोयला शुद्धिकरण, इसके बाद कोयला खानों में सुरक्षा, कोकिंग कोल रणनीति। ठीक है, इसके बाद विपणन सुधार,
कोयला मूड़ निर्धारण सुधार, इसके बाद भूमि सुधार अधिग्रहण सुधार, नीलामी के माध्यम से आवंटित खानों के कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की रणनीति रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में वस्त्र मंत्रालय ने जो है कितने रुपए के कुल बरबे के साथ व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी करने की मंजूरी प्रदान की। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो 160 करोड़ रुपए प्रदान किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को जारी रखने हेतु मंजूरी दिया गया। अक्टूबर 2021 में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत कुल परिव्यय 160 करोड़ रुपए है। मार्च 2026 तक संचालन की अवधि रखा गया है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा इसका तैयार करना इसका उद्देश्य रहा है। विशेष बिंदुओं में अगर हम बात करते हैं तो CHCDS के तहत बेस लाइन सर्वे और गतिविधियों का लेखा जोखा, कौशल प्रशिक्षण, उन्नत टूल किट, मार्केटिंग इवेंट, सेमिनार, प्रचार, डिजाइन कार्यशाला, क्षमता निर्माण आदि जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, एम्पोरियम, कच्चे माल को रखने के लिए स्थान, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, सामान उत्पाद केंद्र, डिजाइन एवं संसाधन केंद्र जैसे हाई इंटरवेंशन भी प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत जो है समग्र विकास के लिए 10,000 से अधिक कारीगरों वाले बड़े हस्तशिल्प समूह का जो है चयन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं द्वारा पूर्वजों की याद में मनाए जाने वाला पितृपक्ष के महीने के अंत का प्रतीक क्या है? तो वह है महालया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट। महालया जो है ये चर्चा में क्यों रहा है? तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महालया के शुभ अवसर पर बधाई दी। महालया जो होता है पितृपक्ष के महीने का अंतिम प्रतीक तथा नवरात्र दुर्गा पूजा के शुरुआत का पर्व माना जाता है। ठीक है, इसे हिंदुओं द्वारा अपने पूर्वज यानी कि पितरों की याद में जो है मनाया जाता है तथा इसी के साथ नवरात्र में देवी दुर्गा का अवतरण भी माना जाता है। महालया के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें जो है तैयार करते हैं। महालया पर्व बंगाली समुदाय में जो है धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में DPIIT द्वारा जारी औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली उपयोग रिपोर्ट में कितने औद्योगिक पार्कों की पहचान अग्रणी लीडर्स के रूप में किया गया है? तो वो है टोटल 41। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। 41 की पहचान किया गया है। अब इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। तो औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली इस रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया है। जारी करता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ठीक है, लॉन्च करता है सोम प्रकाश, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं और यह संस्करण इसका दूसरा है। संबद्ध मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा निवेश आकर्षित करना मेन उद्देश्य है। मुख्य बिंदुओं में देखते हैं तो रिपोर्ट में 41 औद्योगिक पार्कों को जो है अग्रणी यानी कि लीडर्स के रूप में आंका गया है। 90 औद्योगिक पार्कों को चैलेंजर की श्रेणी का दर्जा तथा 185 को आकांक्षी रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। IPRS की प्रायोगिक प्रक्रिया वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में औद्योगिक ढांचे को सक्षम, बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और नीति विकास का जो है समर्थन करना था। ठीक है, क्योंकि सरकार वर्ष 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य में जो है विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रही है। भारत के सभी राज्यों और 29 निजी सहित 51 SEZ और IPR2 रिपोर्ट में जो है भाग लिया। 24 निजी क्षेत्रों के औद्योगिक पार्कों को भी नामित किया गया। सरकार ने IPRS 2.0 को वर्ष 2020 में आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था वर्ष 2014 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, वर्ष 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2025-26 की बात करें तो माह अक्टूबर 2021 था। चर्चा था स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2025-26 तक जारी रखने की जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो आरंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 पर परिव्यय की बात करें तो U 2.0 के लिए 1,41,600 करोड़ रुपए का रखा गया है। केंद्रीय हिस्सा 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 36,465 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मिशन के पिछले चरण में वित्तीय परिव्यय जो हुआ है 62,009 करोड़ रुपए परिव्यय हुआ है। SBM U 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को किया गया। उद्देश्य है कचरा मुक्त शहरी भारत, ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन इसका मेन उद्देश्य रहा। उपलब्धियों की बात करें तो इसके तहत 70 लाख से अधिक घर, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया। इसके तहत 3300 अधिक शहरों में 65,000 से अधिक सार्वजनिक शौचालय को जो है दर्शाया गया है। भारत को वर्ष 2019 में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। डिजिटल शिकायत और निवारण मंच के लिए वर्ष 2016 में स्वच्छता ऐप को MOHU आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका पुनः नया
संस्करण जो है स्वच्छता ऐप 2.0 लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को किस कॉलेज में प्रवेश के लिए दिसंबर 2021 में होने वाली प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है? तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो है सुप्रीम कोर्ट ने RIMC में प्रवेश के लिए लड़कियों को अनुमति दी है। ये संबद्ध स्थान की बात करें तो देहरादून उत्तराखंड में है। उद्घाटन इसका 13 मार्च 1922 को हुआ था। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज यानी कि RIMC एक इंटर सर्विस श्रेणी A प्रतिष्ठान है। इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड 8 द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन में किस डिजी बुक का जो है लोकार्पण किया, यह बताना। तो वो है इनोवेशन फॉर यू। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, इनोवेशन फॉर यू। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा जो है इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर का लोकार्पण किया गया। उद्यमियों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए कल्पना रचनात्मक मार्ग में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य रहा है। लोकार्पित पुस्तक की बात करेंगे तो इनोवेशन फॉर यू सेक्टर इन फोकस हेल्थ केयर इस पुस्तक का नाम है। लोकार्पणकर्ता अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किया गया। ठीक है, विशेष बिंदुओं में जो है इस पुस्तक में देश भर में अटल इंक्यूबेशन सेंटर में विकसित 45 हेल्थ टेक स्टार्टअप्स का संकलन किया गया है। AIM मिशन देश में जो है नवोन्मेष और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रमुख पहल बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो वो हैं कमोडोर अमित रस्तोगी। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कमोडोर अमित रस्तोगी जो है नए बनाए गए हैं अध्यक्ष। और संबद्ध मंत्रालय की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय नौसेना में 34 वर्ष की सेवा के बाद अमित रस्तोगी सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने जो है NRDC के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। NRDC की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास का लोक उद्यम है। ठीक है, यह विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों से निकलने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास, संवर्धन और हस्तांतरण कार्य में जो है संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 18 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया गया है? तो वो है नीति आयोग द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, सदस्य हैं DVK सारस्वत और CEO हैं अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, विशेष बिंदुओं की बात करें तो इस मानचित्र को भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो, ठीक है, इसरो के इसमें वर्तमान चेयर हैं के सोमनाथ और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से जो है नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये मानचित्र तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों और पारंपरिक बिजली संयंत्रों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे सभी ऊर्जा प्रतिष्ठानों में से एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। यह 27 विषयगत श्रेणियों के माध्यम से जो है अक्षय ऊर्जा, बिजली संयंत्र और अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि पर जिलेवार डाटा प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, का नाम जो है परिवर्तित करने पर विचार किया जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने पर विचार किया जा रहा है। संबद्ध मंत्रालय की बात करेंगे तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में। अवस्थिति कहाँ पर है? उत्तराखंड में। क्षेत्रफल इसका 520 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है और यह जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ वर्ष 1973 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर को भी लॉन्च किया गया था। यह पार्क जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, पार्क वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा कवर किया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में किस भारतीय ट्रेन को सप्ताह में 2 बार चलाने हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो वो है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ट्रेन नंबर है 14,009/14,010 और कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो आनंद विहार टर्मिनस से बापू धाम मोतिहारी होते हुए आनंद विहार टर्मिनस जाती है। ठीक है, आनंद विहार से प्रस्थान करते शनिवार और सोमवार को। बापू धाम मोतिहारी से प्रस्थान करते रविवार और मंगलवार को। पहले इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 1 दिन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए देश भर में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो किया गया टोटल 75। आंसर इसका हो जाएगा 75। ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जो है वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देना और SC/ST समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास देने के उद्देश्य से यह हब स्थापित किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 20 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। उसमें से 13 SC के लिए, 7 ST के लिए हैं। वर्तमान में SC/ST समुदाय के लिए 75 हब स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके तहत 20,000 SC/ST समुदाय की आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। इसके 13 उद्देश्य हैं, देख लेते हैं। पहला उद्देश्य रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रमुख आजीविका प्रणाली में सबसे कमजोर कड़ी को सही करना, आजीविका प्रणाली में अपनी क्षमता के अनुसार सामाजिक उद्यमों का निर्माण करना, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों में सुधार करना आदि इसका उद्देश्य रहेगा। उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2021 में रेल कौशल विकास योजना के तहत पहले बैच में प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूल किट और प्रमाण पत्र कहाँ पर प्रदान किया गया, ये बताना है। तो ये प्रदान किया गया है वाराणसी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ठीक है। रेल मंत्रालय द्वारा यह संबद्ध मंत्रालय है। RKVY के तहत जो है प्रथम बैच के सफल प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार टूल किट और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्थान था बनारस इंजन रेल कारखाना वाराणसी। ठीक है। और ये प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर 2021 को रेल मंत्री अनिल बैजल द्वारा किया गया। उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करना। विशेष बिंदुओं की बात करें तो 13 अक्टूबर 2021 को कुल 54 प्रशिक्षुओं को टूल किट और प्रमाण पत्र दिए गए। इसके तहत पूरे भारत में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों में 3 वर्ष की अवधि में कुल 50,000 युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें प्रशिक्षुओं को कुल 100 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली NLC इंडिया लिमिटेड है, क्या है? तो यह एक नवरत्न कंपनी है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। तालाबीरा परियोजना के बारे में जानते हैं। अक्टूबर 2021 में NLCIL तालाबीरा परियोजना द्वारा NTPC दर्लीपाली पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति जो है शुरू की गई, इसलिए चर्चा में आया। संबद्ध राज्य से ओडिशा है। संबद्ध मंत्रालय कोयला मंत्रालय है। तालाबीरा और 2nd और 3rd ओडिशा राज्य में स्थित कोयले की खदान है, जो प्रतिवर्ष 20 मीट्रिक टन क्षमता का संचालन करती है। इसमें उत्पादन वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आयोजित चिड़ियाघर निदेशकों और पशु चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जो है संपन्न किया गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो केवड़िया गुजरात में है। संबद्ध मंत्रालय पर्यावरण और वन जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर अपग्रेड करना। विजन प्लान 2021 से 2031 तक लक्ष्य रखा गया है। और इसमें जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 75 चिड़ियाघरों की 75 प्रजातियों को संकलित करने वाली कॉफ़ी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। ठीक है। प्रमाणित पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। चिड़ियाघर के निदेशक, क्यूरेटर जीव विज्ञानी, शिक्षाविदों, पशु चिकित्सक और पशु रक्षक, चिड़ियाघर पशुपालन और फ्रंट लाइनर, 4 प्रकार के लोगों को दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को कहाँ पर जो है लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान जो है लॉन्च तिथि थी 13 अक्टूबर 2021। घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2021 को। स्थान था नई दिल्ली। ठीक है। उद्देश्य क्या था? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। मास्टर प्लान में व्यय की बात करें 100 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्य बिंदुओं में देखें तो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, कनेक्टिविटी बेहतर करने और इससे संबंधित सभी विभागों को एक साथ जोड़कर योजनाओं को जो है परियोजनाओं को शक्ति एवं गति प्रदान करना है। PM गति शक्ति जो है 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला है व्यापकता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा तुल्यकालन, चौथा है अनुकूलन, 5वां विश्लेषणात्मक, 6ठा है गतिशीलता। ये 6 स्तंभ है PM गति शक्ति के। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 से 26 तक कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान किया? तो वो है अटल मिशन 2.0। क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अटल मिशन 2.0 यानी कि अमृत 2.0 की शुरुआत किया गया। ठीक है। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन को मंजूरी दिया गया।
उद्देश्य था सस्ती जलापूर्ति स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना। लक्ष्य वर्ष है 2025-26 तक 4,378 कस्बों में पानी की आपूर्ति, 2,68,00,000 नल कनेक्शन, 2,64,00,000 सीवर और सेप्टेज कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। कुल परिव्यय की बात करें तो 2,77,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया अमृत 2.0 के लिए, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा है। प्राप्त लक्ष्य की बात करें तो 500 अमृत शहरों में जो है घरेलू सीवरेज या सेप्टेज प्रबंधन का 100% लक्ष्य कवर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में राकेश झुनझुनवाला के समर्थित विमानन उद्यम एसएनवी एविएशन को आकाशा ब्रांड के तहत एक एयरलाइन की योजना बना रही है और ये किस वर्ष लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी वर्ष 2022 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा वर्ष 2022। आकाशा एयरलाइन उद्देश्य क्या रखा गया? एयरलाइन कम लागत वाहक के रूप में काम करने की योजना का उद्देश्य है। संबद्ध मंत्रालय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। विशेष की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला समर्थित विमान उद्यम एसएनवी एविएशन जो कि आकाशा ब्रांड के तहत जो है एयरलाइन योजना बना रहा है। आकाशा की बात करें तो एयरलाइन को झुनझुनवाला द्वारा वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे और इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष भी शामिल होंगे। यूएलसीसी मॉडल की बात करें तो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स इसका फुल फॉर्म है। परिचालन में जो है कम लागत पर ध्यान केंद्रित करती है। कुछ सुविधाओं को कम लागत श्रेणी से अलग रखा जाएगा, जैसे कि भोजन, सीट चयन और पेय पदार्थ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो बी पार्ट हो जाएगा। जो दिया गया 13 राज्यों के 77 जिलों में 4 से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान कुल 125 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र जो है शुरू किए गए, ये गलत है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। तो देख लेते हैं 13 राज्यों 77 जिलों में कुछ 152 वित्तीय साक्षरता सेवा वितरण केंद्र जो है सक्षम केंद्र किया गया है, तो इसीलिए गलत था। मुख्य उद्देश्य था वित्तीय साक्षरता प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं जैसे कि बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि की पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। सम्मिलित राज्य इसमें टोटल 13 हैं, जिसमें असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है। सक्षम नामक एक मोबाइल और वेब आधारित एप्लीकेशन इसमें ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय द्वारा जो है विकसित किया गया है। उसका नाम क्या है? सक्षम है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो वो है अलीगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अलीगढ़ में ये शिलान्यास किया गया 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, और ये 92 एकड़ से अधिक रकबे की इसमें ज़मीन लिया जाएगा। तहसील है कोल तहसील के गांव मूसेपुर, करीम, जरौली तथा गांव लोधा में जो है ये स्थापित किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सतत विकास प्रकोष्ठ यानी कि स्थापना किया गया है, ये बताना है। तो ये किया गया कोयला मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है। इसमें जो है SDG COP26 के प्रधानमंत्री द्वारा उल्लिखित पंचामृत रणनीति के तहत जो है नए जलवायु लक्ष्यों पर हाल के घोषणा के अनुरूप किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने हेतु जो है सक्षम बनाने की पहल किया गया? तो ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को इसका आयोजन किया गया था। आयोजनकर्ता था बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूरल इंडिया फाउंडेशन एवं विभिन्न राज्यों के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए कमाने के लिए में सक्षम बनाना। संबंध मंत्रालय से संबद्ध है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगले 2 वर्षों में 25 मिलियन ग्रामीण SHG महिलाओं को आजीविका सहायता प्रदान करना मेन लक्ष्य है। हाल ही में रेरा यानी कि रियल इस्टेट यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को किस न्यायालय ने पूर्व व्यापी बताया है? ये क्वेश्चन है। तो ये बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि रियल इस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के प्रावधान उन परियोजनाओं पर सभी
पर भी लागू होंगी जो कानून लागू होने तक पूर्ण नहीं हुई थी और उनको पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ था, अर्थात कानून को पूर्व व्यापी बताया गया। और इसकी अगर पीठ की बात करें तो जस्टिस उदय रमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस इसमें सदस्य थे। उद्देश्य था घर खरीदने वालों को सुरक्षा प्रदान करना, समाधान की प्रक्रिया को तीव्र करना, राज्य सरकारों द्वारा कानून को अप्रभावी बनाने का उद्देश्य से रोकना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक DGP IAS का सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया लखनऊ में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 56वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। उद्घाटन करता थे अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। लखनऊ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले पूरे महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के अंतर्गत देश के किस शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो है इंदौर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये 6वां संस्करण था, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये किया जा रहा है। इसमें पहला स्थान इंदौर का, दूसरा सूरत का, तीसरा विजयवाड़ा का है। 1 से 10 लाख की संख्या की बात करें तो उसमें पहला स्थान नई दिल्ली का, दूसरा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, तीसरा तिरपुत आंध्र प्रदेश का आता है। इसके बाद 50,000 से 1 लाख के बीच की संख्या की बात करें तो पूर्वी जोन भिलाई छत्तीसगढ़ का आता है, दूसरा है पश्चिमी जोन लोनावाला महाराष्ट्र का, तीसरा है उत्तरी जोन राजपुरा पंजाब में आता है। ठीक है। सर्वेक्षण में शामिल शीर्ष 3 छावनी बोर्ड जो है अहमदाबाद कैंट, दूसरा मेरठ कैंट, तीसरा दिल्ली कैंट आता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा टाउन में बात करेंगे तो वाराणसी का पहला स्थान आएगा, दूसरा मुंगेर बिहार और तीसरा पटना बिहार का आता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा टाउन की बात करेंगे तो शीर्ष आता है कन्नौज उत्तर प्रदेश का, बिजनौर उत्तर प्रदेश और गंगा घाट उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो पहला झारखंड आएगा, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा का नंबर आता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो पहला छत्तीसगढ़ आएगा, दूसरा महाराष्ट्र आएगा, तीसरा मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है। और इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में इंदौर जो है लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। 9 शहरों को 5 स्टार तथा 143 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में इंदौर, नवी मुंबई और नेल्लोर शीर्ष प्रदर्शन करता रहे हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में जो है श्रेणी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ का 12वां स्थान, गाजियाबाद का 18वां स्थान शामिल किया गया। 1 से 10 लाख के मध्य जो है जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के शहर की बात करें तो नोएडा का 4था स्थान है, झांसी का 18वां स्थान, अलीगढ़ का 34वां, फिरोजाबाद का 60वां स्थान है। ठीक है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का जो है 6वां स्थान आता है। इसके बाद हाल ही में रानी गौंदुल्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अमित शाह द्वारा किया गया है और स्थल है लुआंग काओ तामेंग लोंग जिला मणिपुर। ठीक है। इसमें लागत राशि है 15 करोड़ रुपए। रानी गौंदुल्य के बारे की बात करें तो इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंग लांग जिले में लुआंग गांव में हुआ था। ठीक है। इनका संबंध मणिपुर की रोंग मोई नागा जनजाति से है। 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। वर्ष 1932 में गिरफ्तार हुई और आजीवन कारावास की सजा मिली। 14 वर्ष जेल बिताने के बाद आज़ादी के बाद जेल से रिहा हुई। इनका निधन जो हुआ 17 फरवरी 1993 को। रानी को समर्पित अन्य कार्य की बात करें तो 2015 में रानी की जन्मशती पर भारत सरकार द्वारा 100 रुपये तथा 500 रुपये के सिक्के जारी किए गए। 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 19 अक्टूबर 2016 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गश्ती पोत का नाम इनके नाम पर रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा जारी शहरी भारत के स्वास्थ्य देखभाल इक्विटी रिपोर्ट में सबसे अमीर शहरी एवं सबसे गरीब शहरी पुरुषों के महिलाओं के जीवन प्रत्याशा में क्रमशः कितना अंतर पाया गया ये बताना। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 9.1 और 6.2 वर्ष का अंतर पाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। मापदंड इसमें शहरी स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां थीं, शहरों में असमानता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये सब मानदंड रखा गया था। आधार था राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण का विश्लेषण, जनगणना, राष्ट्रीय स्तरीय स्वास्थ्य अधिकारियों पर प्राप्त प्रविष्टियाँ थीं। प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो भारत की लगभग 1/3 आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। भारत में वर्ष 1960 में शहरी आबादी 18% थी। 2001 में शहरी आबादी 28.5% हो गई। 2019 में 34% और देश के कुल गरीब आबादी का 30% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। जीवन प्रत्याशा पुरुषों में यह कमी 9 वर्ष और महिलाओं में कमी 6.2 वर्ष दर्ज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समुदाय द्वारा
कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए 15 जुलाई 2021 को कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया जनजातीय समुदाय द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम योजना की बात करेंगे तो 15 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया। शुभारंभकर्ता अर्जुन मुंडा थे और संबद्ध मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय है। मुख्य 3 बिंदु इसमें रखा गया, जीवन जीविका और जागरूकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में हथकरघा एवं हस्तशिल्प गांव की स्थापना की घोषणा की? तो वह है मणिपुर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा मणिपुर। पीयूष गोयल ने जो है मोइरंग गांव नाम है, बिष्णुपुर जिला है मणिपुर में, जो इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा गुजरात कोऑपरेटिव दुग्ध विपणन एवं संघ लिमिटेड के किस उत्पाद को लॉन्च किया गया? तो वो किया गया अमूल शहद। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, अमूल शहद को लॉन्च किया गया। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च करता था, जो कि कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, और ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका अमूल शहद हो जाएगा। सितंबर 2021 में किस न्यायालय ने जो है फैसला सुनाया कि किसी संस्था को दी जाने वाली सरकारी सहायता नीति का विषय है वो मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है सुनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है यह फैसला सुनाया गया। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया, अनुच्छेद 30(1) में कि अल्पसंख्यकों चाहे धार्मिक हो या भाषाई को अधिकार प्रदान करता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि की शिक्षण संस्थाओं में स्थापना का अधिकार होगा। ठीक है, और इसके बाद 30(2) में कहा गया कि सरकार को सहायता देते समय अल्पसंख्यक द्वारा प्रतिबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगा मंगनियार समुदाय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी कि मुस्लिम संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय ये सही है, और यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के निवासी हैं, ये सही है। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2021 में भारत के किस बंदरगाह पर पहली बार भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरल पेट्रोलियम गैस को एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ पर उतारा गया? तो वह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर उतारा गया, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्तमान में भारत का वैश्विक स्तर पर फल और सब्जी के उत्पादन में कितना योगदान है, ये बताना है। तो वर्तमान में अगर योगदान की बात करेंगे तो 12% योगदान है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक चुना? तो वो चुना गया पोचमपल्ली गांव को। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि गांव में से सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक चुना गया संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ठीक है, पोचमपल्ली गांव जो है ये कहाँ पड़ता है? तो तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले में स्थित है। इकत शैली की साड़ियों के लिए फेमस है। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन 1951 में यहीं से शुरू किया था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आधुनिक लिंक हॉफमैन बुश रेल डिब्बों वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया? तो वो है हीराखंड एक्सप्रेस। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, हीराखंड एक्सप्रेस। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो भुवनेश्वर जगदलपुर भुवनेश्वर चलती है। पूर्वी तट का रेलवे है, 784 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। तो ये था टोटल जो है राष्ट्रीय क्रम के घटना परिदृश्य। आप हम अगले चैप्टर में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।